हेलो दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया सब। तो पिछले लेक्चर में हमने प्राइम मिनिस्टर के बारे में पढ़ा था और उसके साथ साथ हमने बेसिक्स पढ़े थे हमारे लोकसभा राज्यसभा के। अब हम इस लेक्चर में ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट पढ़ेंगे। पिछला लेक्चर आपने रिवाइज कर लिया होगा, नहीं किया है तो एक बार इसको यहीं पे पॉज करके रिवाइज कर ले, क्योंकि कंटिन्यूएशन में पिछले लेक्चर के हम पूरा जो यूनियन पढ़ रहे हैं, पार्लियामेंट उसमें हम स्टार्ट कर चुके हैं। तो अभी पार्लियामेंट पूरा हम एक लेक्चर में कवर नहीं कर सकते, तो हम कंटिन्यूएशन में कवर कर रहे हैं। तो अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो एक बार आप देख लीजिए, जिससे कि कंटिन्यू कर पाओ इस लेक्चर में। तो अब हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं अब हमारे इस लेक्चर में। इसमें हम देखते हैं ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट। तो सबसे पहले हमारे ऑफिसर्स में कौन है? चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स, मतलब राज्यसभा। राज्यसभा के चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन की बात कर रहे हैं। तो चेयरमैन तो कौन है राज्यसभा का? हमारा वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है। आर्टिकल 89 में तो पहला कौन होगा हमारे ऑफिसर्स में? सबसे पहला होगा वाइस प्रेसिडेंट। उसके बाद क्या है? डिप्टी चेयरमैन। तो डिप्टी चेयरमैन क्या होता है? मेंबर्स में से हम सिलेक्ट करते हैं। जो हमारे मेंबर्स होते हैं राज्यसभा के, उनमें से एक को सिलेक्ट किया जाता है। इसका इलेक्शन होता है एज सुन एज पॉसिबल, जब भी हमारा उसका टाइम पीरियड पूरा होता है, पोस्ट खाली होती है डिप्टी चेयरमैन की, उसके बाद हमारा इसका इलेक्शन होता है। तो कैसे वैकेंट हो सकती है पोस्ट? या तो टाइम पीरियड पूरा हो गया हो। तो टाइम पीरियड कितना है? तो टाइम पीरियड जितना होता है राज्यसभा का, कितना होता है वो? 6 ईयर्स। तो ऐसे ही हमारे जो डिप्टी चेयरमैन है उसका भी टाइम पीरियड होता है 6 ईयर्स का। जबकि चेयरमैन का टाइम पीरियड कितना होता है? जितना एक प्रेसिडेंट का होता है, वो कितना है? 5 ईयर्स का है। या फिर क्या हो जाए? रेजिग्नेशन दे दे। डिप्टी चेयरमैन हो हमारा, रेजिग्नेशन दे सकता है। किसको? चेयरमैन को लिख के देगा, मतलब वाइस प्रेसिडेंट को लिख के देगा। या फिर वो हटा दिया जाए मोशन लाके, या फिर डेथ हो जाए। तो इन सब तरीके से हमारी पोस्ट खाली हो सकती है। तो उसके बाद जो कोई भी मेंबर्स हैं राज्यसभा के उस टाइम, उनमें से एक डिप्टी चेयरमैन सेलेक्ट होता है। चेयरमैन हमारा ऑलरेडी वाइस प्रेसिडेंट होता है, तो सिलेक्ट हो चुका होता है, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है। अब हम देखते हैं आर्टिकल 90 किससे रिलेटेड है? वैकेशन, रेजिग्नेशन एंड रिमूवल फ्रॉम द ऑफिस ऑफ डिप्टी चेयरमैन। कि कैसे कैसे हमारा मतलब खाली हो सकती है पोस्ट को, रिजाइन किसको कर सकते हैं, या फिर रिमूवल कैसे प्रोसीजर, हम एक एक करके देखेंगे। तो अगर सबसे पहले तो क्या हो सकता है कि कैसे खाली हो सकती? अगर वो मेंबर ऑफ राज्यसभा हट गया तो ऑटोमेटिक है, क्योंकि इसमें कंडीशन है डिप्टी चेयरमैन क्या मेंबर ऑफ राज्यसभा होना चाहिए। तो अगर उसकी राज्यसभा की सीट चली जाती है तो वो अपने आप ऑटोमेटिकली डिप्टी चेयरमैन की पोस्ट से हट जाएंगे। अगर उसके अलावा कैसे हो सकते वैकेशन? रेजिग्नेशन करने। तो रेजिग्नेशन किसको देंगे? चेयरमैन को, राज्यसभा को। चेयरमैन ऑफ राज्यसभा को देंगे ना, वो कौन है? वाइस प्रेसिडेंट को। तो अगर क्वेश्चन में लिख के आ जाए कि जो डिप्टी चेयरमैन है वो अपना रेजिग्नेशन किसको लिख के देते, और उस पर वाइस प्रेसिडेंट लिखा हुआ रहे, तो एकदम से कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि वो क्या है? चेयरमैन ऑफ राज्यसभा है। एग्जाम प्रेशर में कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हो, ध्यान रखना इस चीज का गौर से। और अगर हमें डिप्टी चेयरमैन है उसको हटाना हो तो रिमूवल, तो ये क्या है? सिंपल क्या होगा? रिमूवल का लिए रेजोल्यूशन लाना पड़ेगा। किस में? राज्यसभा में, क्योंकि राज्यसभा का मेंबर है डिप्टी चेयरमैन, तो राज्यसभा में एक रिजोल्यूशन लाना पड़ेगा। अब उस रिजोल्यूशन के लिए क्या होगा? पहले 14 दिन का नोटिस देना पड़ेगा हटाने के लिए, रिजोल्यूशन को पास करने के लिए। ये ध्यान रखना, लगभग हर जगह 14 दिन ही है, तो ये कोई गौर करने की जरूरत नहीं है। लगभग सब जगह 14 दिन ही है। जहां अलग होगा वहां हम देख लेंगे। अब उसके लिए क्या है? आप सोच रहे हो कि सिंपल, नहीं नहीं, इफेक्टिव मेजोरिटी होती है, उससे इसको पास कराना जरूरी है। थोड़ा सा तो सिक्योरिटी हो ना। सिंपल मेजोरिटी से तो कभी भी आप हाउस में बैठे उसकी सिंपल मेजोरिटी पर नहीं, इफेक्टिव मेजोरिटी होती है। एब्सोल्यूट लिखा हुआ है, इफेक्टिव होती है। इफेक्टिव मतलब किसकी? जो टोटल स्ट्रेंथ था उसकी उस टाइम, उसके 50% होना चाहिए, ना कि सिटिंग के 50। अगर सिटिंग के 50% होता तो उसको अपन बोलते हैं सिंपल मेजोरिटी से। तो ये किससे पास होता है? जो पूरा हाउस है उसके जो स्ट्रेंथ है उसकी एब्सोल्यूट मेजोरिटी से पास होता है। मतलब अगर 245 है तो 123 चाहिए पास होने के लिए। 245 अगर स्ट्रेंथ है हाउस की, राज्यसभा में पास कराना है तो 123 की इसको वोटिंग चाहिए उस टाइम पास होने के लिए।
उसके अलावा एक चीज़ और ध्यान रखना, कई बार स्टेटमेंट में क्या आ जाएगा कि डिप्टी चेयरमैन है, तो आपको लगेगा कि सबॉर्डिनेट होगा किसका, चेयरमैन का, पर ये नहीं है, दोनों इक्वल पोस्ट। क्यों नहीं है सबॉर्डिनेट उसका, क्योंकि ये भी रेस्पॉन्सिबल है किसको, राज्यसभा को, ना कि ये रेस्पॉन्सिबल है चेयरमैन को। इसलिए डिप्टी चेयरमैन अगर आ जाए कि सबॉर्डिनेट टू चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ध्यान रखना इस चीज का, स्टेटमेंट में बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं नए एडुकेटी के पैटर्न में, तो उनमें ये ध्यान रखना इस चीज का। अब हम देखते हैं पावर ऑफ डिप्टी चेयरमैन और अदर पर्सन टू परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ द ऑफिस ऑफ और टू एक्ट एज चेयरमैन। तो अगर चेयरमैन ऑफिस में है तो चेयरमैन एक्ट करेगा एज ए चेयरमैन, लेकिन अगर ऑफिस ऑफ चेयरमैन वैकेंट है तो कैसे सिचुएशन हो सकती है, या तो भाई वाइस प्रेसिडेंट है ही नहीं तो ऑफिस ऑफ चेयरमैन ऑटोमेटिक वैकेंट हो गई ना, कि अगर वाइस प्रेसिडेंट है नहीं उस टाइम तो पोस्ट वैकेंट है, तो उस टाइम तो अपने आप जो वाइस चेयरमैन है वो कैसे एक्ट करेगा, एज ए चेयरमैन एक्ट करेगा। डिप्टी चेयरमैन है जो हमारा, वो एज ए चेयरमैन एक्ट करेगा। लेकिन अगर वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे एक्ट कर रहे हैं उस टाइम, तो वो कैसे एक्ट, ये क्या कर रहे हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो उस टाइम वो पूरे फंक्शंस किसके परफॉर्म करेंगे, प्रेसिडेंट के, वो एज ए एक्टिंग प्रेसिडेंट है, तो उस टाइम भी हमारा जो डेप्यूटी चेयरमैन है वो कैसे एक्ट करेगा, एज ए चेयरमैन। अगर डिप्टी चेयरमैन की पोस्ट भी खाली हो, वह चेयरमैन अगर मान ले वाइस प्रेसिडेंट है, वो एज एक्टिंग प्रेसिडेंट भी कर रहा हो, या फिर उसकी पोस्ट ही खाली हो, और उस टाइम अगर डिप्टी चेयरमैन की पोस्ट भी खाली हुई, तो फिर कौन एक्ट करेगा एज चेयरमैन डिप्टी, क्योंकि हाउस तो चलना चाहिए, परमानेंट हाउस है, राज्यसभा परमानेंट हाउस है, ये तो चलेगा। तो तब प्रेसिडेंट किसी भी एक को, जो मेंबर्स हैं, मेंबर्स ऑफ राज्यसभा हैं, उसको इसकी ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए अपॉइंट कर सकता है। अब आप सोच रहे हो, कह रहे हो तो प्रेसिडेंट लगेगा, नहीं, ये कंफ्यूजन अभी हम जब देखेंगे कि जब इसके कि जो हमारा चेयरमैन और वो अगर एब्सेंट है तो कौन करता है, एक और बॉडी होती है पैनल ऑफ चेयरपर्सन्स, ये कब एक्ट करते हैं एज ए प्रेसिडेंट, एज ए चेयरमैन, ये तब एक्ट करते हैं जब स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों में से कोई सा भी एक है पावर में, लेकिन एब्सेंट है दोनों के दोनों ही। अगर ये एब्सेंट है तो एक पैनल ऑफ चेयरपर्सन होता है, 6 मेंबर बॉडी होती है, कौन अपॉइंट करता है इसको, चेयरमैन अपॉइंट करता है। ये 6 मेंबर बॉडी होती है, ये तब एक्ट करती है एज ए चेयरमैन जब क्या है, जब पोस्ट वैकेंट नहीं हो। अगर वैकेंट है तो पैनल ऑफ चेयरपर्सन नहीं एक्ट करेंगे एज ए चेयरमैन, बल्कि वो एक्ट करेगा एज ए चेयरमैन जिसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करेगा एज ए परफॉर्म करने के लिए इस ड्यूटी को। तो क्या होता है, व्हेन चेयरमैन इज एब्सेंट फ्रॉम ए सिटिंग, तो डिप्टी चेयरमैन एक्ट करेगा। अगर डिप्टी चेयरमैन भी एब्सेंट है तो पैनल ऑफ चेयरपर्सन है जो कि अपॉइंट कर रहे हैं, 6 मेंबर बॉडी है, 6 मेंबर का अपॉइंट कर रखते हैं पैनल ऑफ चेयरपर्सन। आप देखते होगे जब आप कभी भी आप जैसे राज्यसभा की डिबेट वगैरह, या जब आप न्यूज़ पे देखते होगे, तो जब स्पीच दे रहे होते हैं तो हमेशा जरूरी नहीं है कि वाइस प्रेसिडेंट सीट पे बैठा हो या चेयरमैन बैठा हो, काफी अलग अलग लोग देखे होंगे ना जो आप कुर्सी पे बैठे रहते हैं, जो चेयरमैन की कुर्सी है उस पर, वो इसलिए होते हैं कि वो पैनल ऑफ चेयरपर्सन में से लोग बैठे हुए होते हैं। क्योंकि कंटिन्यूस सिटिंग में कई बार वाइस प्रेसिडेंट को दूसरे काम भी होते हैं, या चेयरमैन की तबीयत खराब है डिप्टी चेयरमैन की, तब ये पैनल ऑफ चेयरपर्सन हैं जो अलग अलग हैं, ये उसको प्रिसाइड ओवर करते हैं, क्योंकि कंटिन्यू चलनी चाहिए मीटिंग तो हाउस की। आर्टिकल 92 है, द चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन नोट टू प्रिसाइड वायर रिजोल्यूशन फॉर हिज रिमूवल फ्रॉम हिज ऑफिस इज अंडर कंसिडरेशन। ऑब्वियस सी बात है, जब उसको रिमूवल के लिए अगर रिजोल्यूशन पास हो रखा है, रिजोल्यूशन आ रखा है, अगर राज्यसभा में चेयरमैन या डिप्टी चेयरमैन को हटाने का रिजोल्यूशन आ रखा है, चेयरमैन वाइस प्रेसिडेंट है, तो अपन ने क्या पढ़ा था, वाइस प्रेसिडेंट को हटाने के लिए रिजोल्यूशन किस में लाना होगा, राज्यसभा में लाया जाता है, राज्यसभा में लाया जाता है ना चेयरमैन को हटाने के लिए भी, अभी हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। और डिप्टी चेयरमैन इसको हटाने के लिए रिजोल्यूशन भी किस में आएगा, राज्यसभा में आएगा। तो जब इनका रिजोल्यूशन आ रखा है, हटाने के लिए रिजोल्यूशन आ रखा है इन दोनों को, तब ये चेयर नहीं कर सकते, मतलब अपने उस पर बैठ के प्रिसाइड नहीं कर सकते, हाउस को प्रिसाइड नहीं कर सकते। तब उस टाइम कौन कर सकता है, लेकिन पैनल ऑफ चेयरपर्सन है वो कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये पोस्ट में है अभी भी। अब ये है कि अगर चेयरमैन है उसको हटाने के लिए आ रखा है, मतलब वाइस प्रेसिडेंट है उसको अगेंस्ट रिजोल्यूशन आ रखा है, तो क्या है,
राइट टू स्पीक है, राइट टू स्पीक तो सबको होता है। क्या वो डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर सकता है? कर सकता है, पर वो वोट नहीं कर सकता उस रिजोल्यूशन पे। क्यों नहीं कर सकता वोट? क्योंकि मेंबर नहीं है वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट क्या नहीं है? मेंबर नहीं है। या कोई भी और मैटर है उस पर भी वोट नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि मेंबर ही नहीं है उस टाइम। अगर डिप्टी चेयरमैन के खिलाफ होता तो डिप्टी चेयरमैन वोट कर सकता है रिजोल्यूशन पे, लेकिन कास्टिंग वोट नहीं डाल सकता वो। कि जो कास्टिंग वोट होता है लास्ट में, कास्टिंग वोट क्या होता है? जब नॉर्मल वोटिंग प्रोसीजर होता है तो क्या होता है, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है वो वोट नहीं डालता। वो वोट तब डालता है जब अगर बराबरी का वोट आ गया तो वो अपना कास्टिंग वोट डालता है उसको एक साइड करने के लिए। अगर ऑटोमेटिकली बाकी मेंबर्स ही डिसाइड कर लेते हैं तो वो वोट नहीं डालता अपना जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है। लेकिन इस केस में कास्टिंग वोट तो ऐसे नहीं डाल सकते क्योंकि वो है ही नहीं सिटिंग पे, अब प्रिसाइड नहीं कर रहे हैं। और वोट इसलिए नहीं डाल सकते क्योंकि जो वाइस प्रेसिडेंट है वो मेंबर नहीं है। अब हम देखते हैं लोकसभा में। तो उसमें क्या था, जैसे चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन था, उसी पोस्ट का नाम लोकसभा में क्या है? स्पीकर और डिप्टी स्पीकर है। आर्टिकल 93 किससे डील करता है? हाउस ऑफ पीपल मतलब लोकसभा। राज्यसभा में क्या नाम है? चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन। यहां पे क्या नाम है? स्पीकर और डिप्टी स्पीकर। उसमें तो क्या था कि चेयरमैन का इलेक्शन नहीं हो रहा था क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट ऑटोमेटिकली एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है। यहां पे क्या होगा? लोकसभा का जो स्पीकर है उसका भी इलेक्शन होगा। तो सबसे पहले क्या है? लोकसभा चुन के आएगी, तो उसमें जो पहला जो बॉडी है भाई लोकसभा का स्पीकर, इसके इलेक्शन भी तो करवाने के लिए कोई चाहिए। तो सबसे पहले एक इंसान होता है जो कि प्रोटम स्पीकर बनता है। ये कौन होता है? क्योंकि प्रेसिडेंट का काम होता है, वरना तो सबको ओथ दिलाने का प्रेसिडेंट दिलवाता अगर कोई भी नहीं था तो ये क्या होता है कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है इसको। जनरली क्या होता है? ये जनरली होता है सीनियर मोस्ट जो मेंबर होता है, जनरली जो सीनियर मोस्ट मेंबर होता है उसको प्रोटम स्पीकर बनाया जाता है। प्रोटम स्पीकर का क्या काम है? जो मेंबर्स चुन के आए हैं या जब तक जो स्पीकर का, जो लोकसभा के स्पीकर के लिए जो इलेक्शन होगा उसके वो प्रिसाइड करना किसका काम है? प्रोटम स्पीकर का। इसको कौन ओथ दिलवाता है? प्रोटम स्पीकर को ओथ दिलवाता है प्रेसिडेंट। इसको प्रेसिडेंट ओथ दिलवाता है। फिर प्रोटम स्पीकर का काम क्या है? जो मेंबर्स चुन के आए हैं और जो लोकसभा के जो स्पीकर के लिए जो इलेक्शन होना है उसको प्रिसाइड करता है। अब जैसे लोकसभा का स्पीकर चुनेगा, प्रोटम स्पीकर की पोस्ट ऑटोमेटिकली खाली हो जाएगी। कौन होते हैं? स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों ही मेंबर होने चाहिए। किसके? लोकसभा के मेंबर में से ही चुना जाता है ये। एक को स्पीकर चुना जाएगा, एक को डिप्टी स्पीकर चुना जाएगा। ये क्या है? कोशिश क्या करते हैं हम? जितनी भी जल्दी से जल्दी हो सके उतनी जल्दी इसके इलेक्शन करवाने की कोशिश करते हैं। डेट कौन फिक्स करता है इसकी डेट फिक्स करता है प्रेसिडेंट। जितने भी जल्दी से जल्दी हो सके प्रेसिडेंट डेट फिक्स करता है कि इस दिन हम लोकसभा के स्पीकर का इलेक्शन करवाते हैं। वो जितनी जल्दी से जल्दी, कोई फिक्स डेट नहीं है, प्रेसिडेंट डिसाइड करता है इस दिन होगा, बस ये है लिखा हुआ कि जल्दी से जल्दी कोशिश की जाती है। सिमिलरली क्या होगा? अगर ऑफिस ऑफ स्पीकर डिप्टी स्पीकर अगर वैकेंट है, रेजिग्नेशन दे दिया डेथ से रिमूवल से, तब भी लोकसभा का क्या काम है? इलेक्ट करना कोई भी दूसरा मेंबर है उसको इस पोस्ट को फिल करने के लिए। क्योंकि कंटिन्यूएशन चाहिए हमें, हाउस में प्रिसाइडिंग ऑफिसर चाहिए, तो हम कोशिश करते हैं कि जल्दी से जल्दी इनको सेलेक्ट करें। कोई ऐसा डेट फिक्स नहीं है, बस जल्दी से जल्दी है। शुरुआत में इलेक्शन में स्पीकर डिप्टी स्पीकर के लिए डेट कौन फिक्स करता है? प्रेसिडेंट फिक्स करता है। अब आर्टिकल 94 क्या है? वैकेशन, रेजिग्नेशन और रिमूवल फ्रॉम द ऑफिस ऑफ स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर। कि कैसे भाई सीट खाली हो कैसे हो सकती है, रिजाइन करना है तो किसको करना होगा, रिमूवल कैसे हो सकता है स्पीकर का, डिप्टी स्पीकर का। तो अब हमें डिटेल में देखते हैं उसमें क्या। तो इसमें क्या है? सबसे पहले अगर रेजिग्नेशन देना है तो स्पीकर किसको देगा? स्पीकर देगा डिप्टी स्पीकर को, और डिप्टी स्पीकर किसको देगा? स्पीकर को। एक दूसरे को देते हैं, ये ध्यान रखना। उसके अलावा अगर वो मेंबर ऑफ लोकसभा नहीं रहे तो अपने पहली कंडीशन क्या पड़ी थी? कौन इलेक्ट हो सकते हैं, स्पीकर या डिप्टी स्पीकर? जो मेंबर हो लोकसभा के। तो अगर उनकी मेंबरशिप ही लोकसभा की चली जाती है तो ऑटोमेटिकली उनकी स्पीकर या डिप्टी स्पीकर की जो पोस्ट है वो चली जाएगी। सिमिलरली अब रिमूवल, हमने देखा था अभी डिप्टी स्पीकर का कि रिमूवल प्रोसेस देखो, वहां पे चेयरमैन का अलग है क्योंकि वो एज ए प्रेसिडेंट भी है,
वाइस प्रेसिडेंट पे इंडिया के, तो वो वाइस प्रेसिडेंट के तरीके से रिमूव हो सकते हैं होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो रिमूवल है वो हम देखेंगे लोकसभा में कैसे होता है। अब इसके लिए क्या होगा, वही रिजोल्यूशन लाना होगा। किसी भी इंसान को हटाना है तो रिजोल्यूशन लाना होगा। अब रिजोल्यूशन के लिए नोटिस हमने पढ़ा था, सब में 14 डे नोटिस होता है। अब क्या है, वही उसमें क्या वाइस चेयरमैन में क्या चाहिए थी, इफेक्टिव या एब्सोल्यूट जिसको हम बोलते हैं। किसकी एब्सोल्यूट, ये जितनी टोटल स्ट्रेंथ है उसकी 50% प्लस चाहिए। ये क्या है, 50% प्लस 1, जितनी एब्सोल्यूट मेजोरिटी चाहिए जो उस टाइम स्ट्रेंथ है उसकी। ठीक है, जैसे 543 है, अगर उसकी उस टाइम स्ट्रेंथ है तो 272 चाहिए आपको हटाने के लिए। ऐसे नहीं है कि सिर्फ सिंपल मेजोरिटी से हट जाएगा, ये हटते हैं एब्सोल्यूट मेजोरिटी से। अब है पावर ऑफ डिप्टी स्पीकर अदर पर्सन टू परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ द ऑफिस और टू एक्ट एज स्पीकर। अब ये है कि भाई डिप्टी स्पीकर कब स्पीकर की तरह एक्ट करेगा, या फिर अगर सिमिलरली जैसे उसमें था कि चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन नहीं है, तो इसमें अगर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों एब्सेंट है तो कैसे काम होगा। अगर स्पीकर की पोस्ट या डिप्टी स्पीकर की पोस्ट दोनों वैकेंट है तो क्या होगा। तो ये सब हम एक एक करके देखते हैं। एंड द पोस्ट ऑफिस ऑफ स्पीकर इज वैकेंट, तो इसमें तो सिंपल है, अगर ऑफिस ऑफ स्पीकर वैकेंट है तो ऑटोमेटिकली कौन हो जाएगा, कौन आ जाएगा, डिप्टी स्पीकर एक्ट कर लेगा। भाई स्पीकर की अगर पोस्ट है तो डिप्टी स्पीकर ऑटोमेटिकली कर लेगा। कैसे वैकेंट हो सकती है, भाई रिजाइन कर दे, हटा दें उसको, डेथ हो जाए, कैसे भी हो जाए, ये हम देख लो। पर उस टाइम कौन करेगा, डिप्टी स्पीकर करेगा। मैं इतना ध्यान रखना, स्पीकर नहीं है तो डिप्टी स्पीकर, इसमें कोई कंफ्यूजन का पॉइंट नहीं है। अगर डिप्टी स्पीकर की पोस्ट भी वैकेंट हो तब क्या होगा, प्रेसिडेंट जिसको अपॉइंट करेगा, जैसे उसमें भी हमने देखा था अगर चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन दोनों पोस्ट खाली हो तो कौन होगा, एज ऐसा कोई मेंबर जिसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है वो एक्ट करेगा, परफॉर्म करेगा ड्यूटीज को। उसमें जैसे 6 मेंबर पैनल था, ऐसे इसमें 10 मेंबर पैनल होता है। इसका क्या काम है, इसका काम ये है जब वैकेंट नहीं हो, एब्सेंट हो सिटिंग से, तब ये 10 मेंबर पैनल में से कोई भी एक प्रिसाइड करता है हाउस की सिटिंग को, जिससे कि कंटिन्यूटी हाउस की सिटिंग चलती रहे। जब स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों ही एब्सेंट हैं, एब्सेंट या चाहिए कोई उनमें से एक वैकेंट हो एक एब्सेंट हो, इस केस में ये जो 10 मेंबर का पैनल है ये एक्ट करता है। अगर स्पीकर एब्सेंट है तो डिप्टी स्पीकर करेगा, अगर डिप्टी स्पीकर भी एब्सेंट है तो ये जो 10 मेंबर जो पैनल है ये करेगा। अगर ये 10 भी एब्सेंट है, कंडीशन क्या है, 10 भी, स्पीकर भी एब्सेंट है, 10 भी एब्सेंट है, तब क्या होगा, तब जब इतने ज्यादा लोग एब्सेंट है तो फिर क्या, प्रेसिडेंट तो हर चीज में इन्वॉल्व होगा नहीं, तो हाउस के मेंबर अपने आप डिसाइड करके किसी एक बंदे को प्रिसाइडिंग ऑफिसर बना देते हैं। द स्पीकर और द डिप्टी स्पीकर नोट टू प्रिसाइड व्हाइल रिजोल्यूशन फॉर हिज रिमूवल फ्रॉम द ऑफिस इज अंडर कंसिडरेशन। अगर स्पीकर या डिप्टी स्पीकर को हटाने के लिए रिजोल्यूशन आ रखा है तो भाई वो प्रिसाइड नहीं करेंगे, करेंगे ऑटोमेटिकली। बात है अपने खुद को हटाने के लिए अगर आया हुआ है तो पहले उस जब तक उस रिजोल्यूशन का समाधान नहीं हो जाता जब तक वो उसके लिए प्रिसाइड नहीं करेंगे। तब कौन प्रिसाइड करेगा, तब जो 10 मेंबर पैनल है वो प्रिसाइड कर सकता है। अब पावर्स क्या क्या रह जाती हैं, स्पीक, राइट टू स्पीक है ही, राइट टू टेक पार्ट इन द डिस्कशन, भाई वो तो मेंबर भी है, वो फर्स्ट इंस्टेंस में वोट डाल सकते हैं, ऑर्डिनरी वोट डाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये जो रिमूवल है ये सिर्फ उनको पोस्ट ऑफ स्पीकर से हटाने का है, ना कि उनकी मेंबरशिप से हटाने का। तो वो अब जब प्रिसाइडिंग ऑफिसर है नहीं तो ऑर्डिनरी वोट एज ए मेंबर ऑफ द हाउस तो डाल ही सकते हैं। हाँ, कास्टिंग वोट नहीं डाल सकते। कास्टिंग वोट क्या होता है, फाइनल में वोट होता है, अगर भाई इक्वल, जब वो एज ए प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं तो उसके पास राइट होता है कि अगर इक्वल हो गए, बराबर बराबर वोटिंग होगी तो एक कास्टिंग वोट डालते हैं जिससे कि डेडलॉक को तोड़ने के लिए। तो कास्टिंग वोट का उनके पास अधिकार नहीं रहता। वो क्यों नहीं है, क्योंकि वो प्रिसाइड नहीं करे तो उनके पास कास्टिंग वोट रहेगा ही नहीं। ये हमारा कंपैरिजन है। जैसे 89 से लेके 96 तक का ध्यान रखना, 4 है दोनों से। तो पहली तो पोस्ट क्या होगी, पहला आर्टिकल 89, ऐसे 4 के बाद 93। 89 में चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन की पोस्ट के बारे में बात कर रखी है, 93 में स्पीकर डिप्टी स्पीकर की पोस्ट के बारे में बात कर रखी है। 90 में क्या है, टेन्योर, रेजिग्नेशन, रिमूवल वगैरह क्या है, मतलब सारा जब पोस्ट, पहले पोस्ट डिसाइड होगा, फिर भाई उसकी कंडीशन की कितना टेन्योर रहेगा, रेजिग्नेशन कैसे, ये सब इसमें 94 है,
+4 करेंगे 94 में लोकसभा का आ जाएगा। फिर क्या है, अगर वो एब्सेंट होते हैं तो कैसे काम होगा, ये यहाँ 91 में, ये 95 में। लास्ट में क्या है, उनको हटाने का तरीका क्या है, तो हटाएंगे तब क्या क्या पावर है, कैसे हटेंगे, ये सब इसमें 92 में था, ये किस में है, इसमें 96 में। हटाने का नहीं मतलब कि जब वो हटाते टाइम उनके पास क्या क्या पावर्स रहेंगी, जब रिमूवल प्रोसीडिंग्स चल रहे हैं तो कैसे कैसे रिमूवल प्रोसीडिंग्स होंगी उन सब के, तो इसमें 92 था, इसमें 96 है। अब हम देखते हैं आर्टिकल 97, सैलरीज अलाउंसेस ऑफ द चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन एंड द स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर। तो हमने शुरुआत में जब शेड्यूल्स पढ़े थे, जब हमने कहाँ पढ़ा था, तो हमने पढ़ा था ना सेकंड शेड्यूल में सबका दिया हुआ था, सेकंड शेड्यूल में हमने पढ़ा था ना इनके सबकी सैलरी अलाउंस वगैरह के बारे में, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट वगैरह सबके पढ़े थे। तो कहाँ, वहीं पे हमने किसका पढ़ा था, चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन और स्पीकर डिप्टी स्पीकर के भी अलाउंस वगैरह कहाँ है, सेकंड शेड्यूल में मेंशन है। तो फिक्स कौन करता है, हमने वहां पे भी पढ़ा था, ये फिक्स करे जाते हैं पार्लियामेंट बाय लॉ, फिक्स करता है सैलरीज अलाउंसेस ऑफ चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन स्पीकर और डिप्टी स्पीकर। ये एग्जाम में आ सकता है कि कौन फिक्स करता है, तो फिक्स करती है पार्लियामेंट बाय लॉ। कहां पे मेंशन है, मेंशन है सेकंड शेड्यूल में हमारे। अब कुछ हम एक एक करके जो बेसिक फैक्ट्स हमारे स्पीकर डिप्टी स्पीकर के बारे में वो हम देखते हैं। तो फर्स्ट स्पीकर कौन थे हमारे लोकसभा के, जीवी मावलंकर थे, ये ध्यान रखना। फर्स्ट डिप्टी स्पीकर कौन थे, M.A. अयंगर थे। स्पीकर की पोस्ट सबसे पहली बार कौन से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से क्रिएट हुई थी, हमने ये पहले भी पढ़े हैं ये सारे के सारे, जब हम हमारे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वाला लेक्चर जहां हमने पढ़ा है तो वहां भी आप देख सकते हो, वहां हमने डिटेल में बाकी पोस्ट के बारे में डिस्कस किया है, या हम एक बार रिवीजन के पर्पज से कर रहे हैं। तो सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से इंट्रोड्यूस हुई थी पोस्ट ऑफ स्पीकर इन द इंडियन लेजिस्लेटिव सिस्टम। पहले जब जो प्री इंडिपेंडेंस में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से जब ये इंट्रोड्यूस हुई थी, तो फर्स्ट कौन बने थे स्पीकर ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, नाम था उसका सर फ्रेडरिक व्हाइट बने थे फर्स्ट। 1921 में सर फ्रेडरिक व्हाइट बने थे। उसके बाद पहले इंडियन कौन थे जो इसके सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर बने थे, तो वो थे विट्ठल भाई पटेल। 1925 में कौन थे विट्ठल भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल के बड़े भाई, सरदार वल्लभ भाई पटेल के बड़े भाई थे, ये बने थे फर्स्ट इंडियन स्पीकर ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली इन 1925। अब कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट है, नीलम संजीव रेड्डी अकेले स्पीकर हैं जो बाद में क्या भी बने हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी बने हैं। ऐसे कई बार ये ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है अलग अलग एग्जाम में, काफी बार ये क्वेश्चंस आ जाते हैं। और मीरा कुमार है जो हमारे जो पहली वुमेन स्पीकर ऑफ लोकसभा बनी थी, कब से कब, 2019 से 2009 से 2014 तक ये रही थी। एनडीए की गवर्नमेंट आने से पहले यूपीए 2 के टाइम ये थी, मीरा कुमार थी। आर्टिकल 98 क्या है कि भाई सेक्रेटेरिएट ऑफ पार्लियामेंट, मतलब क्या है कि हर हाउस है उसके पास अपना सेपरेट सेक्रेटेरिएट स्टाफ होगा, बस इतना ही है, इसमें कुछ ऐसे समझाने का नहीं है। क्या है कि भाई लोकसभा के पास उनका काम वाम करने के लिए भाई एक स्टाफ तो चाहिए होगा ना, सेक्रेटेरियल स्टाफ चाहिए होगा भाई, हर जो उनकी प्रेसिडिंग्स है वो कैसे होंगी सब कुछ नोट करने के लिए इतने काम होते हैं, इतने मेंबर आते हैं, तो उनके लिए बहुत कुछ लोग चाहिए होते हैं, तो वो अलग अलग स्टाफ होगा दोनों हाउस के पास। सिर्फ आर्टिकल 98 यही है। आर्टिकल 99 अब क्या है, ओथ और अफर्मेशन बाई एमपी। कहां पढ़ा था हमने ओथ और अफर्मेशन, थर्ड शेड्यूल में भी तो पढ़ा था हमने। इसमें उसमें किस किस का मेंशन था, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं था सिर्फ, बल्कि हमने क्या पढ़ा था, जो कैंडिडेट थे इलेक्शन के लिए। हमने शेड्यूल 3 में यह भी पढ़ा था कि जो कैंडिडेट थे इलेक्शन ऑफ एमपी के लिए उनकी भी ओथ और अफर्मेशन थी उसमें। अब क्या है, ये मैंडेटरी है फॉर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट टू टेक एन ओथ। अगर आप ओथ नहीं लेते तो आप पे अलग अलग पेनल्टीज हैं, तो ये मैंडेटरी है कि पार्लियामेंट का हर मेंबर तभी मेंबर बनेगा जब आप ओथ लेोगे। ऑफिशियल जो मेंबर बनोगे वो तभी कहलाओगे जब आपने ओथ ले लिए। अब कौन दिलवाता है ओथ, या तो प्रेसिडेंट खुद दिलवाए, जो हमने पढ़ा था नहीं, जनरली प्रेसिडेंट अपना ओथ दिलवाता है किसको, प्रोटेम स्पीकर जो सीनियर मोस्ट है वो एज ए प्रेसिडेंट रिप्रेजेंटेटिव किसको, सब जो एमपी जो उनको ओथ दिलवाने का काम किसका है, प्रोटेम स्पीकर का है। या फिर वो स्पीकर का इलेक्शन अगर पहले हो जाता है तो उसके बाद अगर कोई बच गया ओथ किसी की, तो वो कौन दिलवाता है, वो दिलवाता है स्पीकर। वरना किसका काम है, प्रोटेम स्पीकर। सीनियर मोस्ट जो मेंबर होता है वो प्रोटेम स्पीकर, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है उसको प्रेसिडेंट ओथ दिलवाता है, उसके बाद वो बाकी सबको ओथ दिलवाता है। ये कहां पे दिया हुआ है,
थर्ड शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में कि क्या ओथ लेंगे, उस ओथ की जो तरीका है वो कहाँ पे दिया हुआ है, ये दिया हुआ है हमारा थर्ड शेड्यूल में। अब आर्टिकल 100 मतलब इसमें क्या है, कोरम मेंशन्ड है। कोरम मतलब कि मिनिमम कितने नंबर ऑफ मेंबर्स चाहिए, भाई मिनिमम कितने मेंबर्स चाहिए कि कोरम मतलब कि सिटिंग तभी होगी, इससे कम मेंबर हुए तो सिटिंग नहीं होगी, कि लोकसभा या राज्यसभा में मिनिमम इतने लोग तो प्रेजेंट ही चाहिए तभी माना जाएगा, तभी बैठ सकते हैं। तो ये है 10% मेंबर रिक्वायर्ड है, नीचे वाली लाइन हटा लेना, ये 10% मेंबर रिक्वायर्ड है। मतलब लोकसभा उसमें कितने चाहिए 25, और उसमें कितने चाहिए 55, 25 चाहिए राज्यसभा में और 55 चाहिए लोकसभा में। अब हम देखेंगे डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स। तो अब हम देखते हैं डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स। आर्टिकल 100 कोरम तक हमने पढ़ लिया था। अब आर्टिकल 101 डिस्क्वालिफिकेशन कैसे कैसे हो सकता है। तो सबसे तो पहले है वैकेशन ऑफ सीट्स, कि कैसे कैसे सीट्स खाली हो सकती हैं। हमने बार बार जो अलग अलग सिनारियोज हमारे सामने आते हैं, यही हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस बन के आएंगे स्टेटमेंट फॉर्म में। तो हम एक एक करके देखते हैं कि कोई राज्यसभा में इलेक्ट हो गया, लोकसभा में साथ साथ हो गया, फिर राज्यसभा विधानसभा में एक साथ साथ इलेक्ट हो गया, लोकसभा विधानसभा में इलेक्ट हो गया, या फिर अलग अलग मेंबर्स ऑफ हाउस उनमें एक साथ हो गया। तो सब कैसे प्रोसेस फॉलो होगा, कितने दिन का टाइम मिलता है, कब ऑटोमेटिक चली जाएगी हमारी मेंबरशिप और कब कैसे जाएगी, ये हम एक एक करके सारे सिनेरियोज हम डिस्कस करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में सीधे के सीधे स्टेटमेंट बन के आएंगे। अब सबसे पहला सिनारियो क्या है कि आप दोनों हाउस हैं जो पार्लियामेंट के, राज्यसभा एज वेल एज लोकसभा, दोनों में इलेक्ट होके आ गए, एक साथ आप मेंबर बन के आ गए। तो क्या होता है, आपके पास 10 दिन का समय होता है। अगर 10 दिन के अंदर डिसाइड नहीं किया कि किसकी मेंबरशिप रखनी है, तो ऑटोमेटिकली राज्यसभा है उसकी मेंबरशिप ऑटोमेटिकली वैकेटेड माना जाएगा और आप किसके मेंबर रह जाओगे, सिर्फ लोकसभा के। ये कब है, जब एक साथ दोनों हाउस में सेलेक्ट होके आओगे, दोनों के एक साथ इलेक्शन हो रहे थे राज्यसभा लोकसभा के, और दोनों में आप सेलेक्ट होके आ गए। तो कितने दिन का टाइम मिलता है, 10 दिन का टाइम मिलता है सिर्फ डिसाइड करने के लिए, वरना आपकी सीट राज्यसभा। जनरली क्या होता है, आप देखना कि अगर आप डिसाइड नहीं करते, दो हाउस में हो गया, तो जो हायर अथॉरिटी होती है, जो ज्यादा ऊंचा हाउस होता है, उसकी सीट जाती है। जैसे लोकसभा राज्यसभा में किसको कहते हैं, राज्यसभा तो अपर हाउस, राज्यसभा की सीट चलेगी। अब दूसरा सिनेरियो क्या है कि आप ऑलरेडी मेंबर हो किसी भी एक हाउस के, आप राज्यसभा के हो या लोकसभा के, आप ऑलरेडी मेंबर हो, फिर स्टेट में भी आप विधानसभा या विधान परिषद किसी के ऑलरेडी मेंबर हो और इलेक्ट होके आ गए दूसरे हाउस में। आप जैसे राज्यसभा के मेंबर हो, लोकसभा में इलेक्ट होके आ गए, तो इसमें आपके पास सेलेक्ट होने का कोई वो नहीं है। ऑटोमेटिकली जो आप पिछले हाउस में जिसके मेंबर थे उसकी मेंबरशिप ऑटोमेटिकली एंड हो जाएगी। आप देख रहे हो पहले दूसरे में क्या अंतर है, पहले में क्या हुआ था, राज्यसभा लोकसभा के एक साथ इलेक्शन था, तो आप एक साथ जीत के आए थे दोनों से, आप किसी के ऑलरेडी मेंबर नहीं थे। इसमें क्या है कि आप ऑलरेडी मेंबर हो, चाहे राज्यसभा के हो चाहे लोकसभा के, लोकसभा के मेंबर और आप राज्यसभा में इलेक्ट होके आ गए तो लोकसभा की चलेगी, और अगर आप राज्यसभा में हो, लोकसभा के मेंबर बनकर आ गए तो लोकसभा उसकी चलेगी, राज्यसभा की जिसके आप पहले मेंबर थे, जिसके आप पहले मेंबर थे उसकी ऑटोमेटिकली चली जाएगी। क्या मानते हैं क्यों है ये ऐसा, क्योंकि अगर आप दूसरे से इलेक्शन लड़ना चाह रहे हो, मतलब ऑटोमेटिकली आप पहले को छोड़ना चाह रहे थे तभी तो दूसरे से लड़ोगे, पहले की चली जाएगी। तीसरा सिनेरियो क्या है कि कई बार ये होता है ना, हम देखते हैं कि लोकसभा में कोई 2 सीट से एक साथ लोकसभा में इलेक्ट होके आ गया, जैसे राहुल गांधी थे, इसमें कहां से, वायनाड से जीत के आए थे और रायबरेली से जीत के आए थे। तो क्या होता है, तब आपको मिलते हैं 14 दिन डिसाइड करने के लिए। राज्यसभा लोकसभा में कितने मिल रहे थे, 10 दिन, इसमें कितने मिलते हैं, 14 दिन। इसमें आपको एक सीट छोड़नी होगी, 14 दिन में डिसाइड करना होगा कि ये सीट छोड़ना चाह रहा हूं मैं या ये सीट। अगर आपने 14 दिन में डिसाइड करके नहीं बताया तो आपकी दोनों की दोनों सीट वैकेट मानी जाएंगी। जैसे पहले तो क्या था कि एक सीट आप राज्यसभा लोकसभा में तो राज्यसभा चली जाती थी, इस केस में ये है कि अगर आपने 14 दिन में डिसाइड करके नहीं बताया तो आपकी दोनों सीट चली जाएंगी। जैसे राहुल गांधी ने बता दिया था कि वायनाड छोड़ रहे हैं, रायबरेली से रहेंगे, तो उनकी वायनाड की सीट चली गई थी। अगर वो डिसाइड नहीं करते 14 दिन में तो उनकी दोनों की दोनों सीट चली जाती, वहां दोनों जगह वापिस से इलेक्शन होते हैं। अब क्या है कि आप दोनों के चुनाव हुए थे भाई, जैसे इसके साथ साथ उड़ीसा में जैसे इलेक्शन थे, वहां पे कोई राज्य लोकसभा में जीत के आ गया और स्टेट लेजिस्लेचर में भी जीत के आ गया, मतलब लोकसभा और विधानसभा दोनों भी जीत के आ गया आप,
तब भी क्या मिलते हैं, उसको 14 दिन मिलते हैं डिसाइड करने के लिए कि वो एक सीट कोई भी वैकेट कर दे, कोई भी एक सीट वैकेट कर दे। अगर 14 दिन में नहीं किया तो क्या होगा, लोकसभा की सीट ऑटोमेटिकली वैकेटेड हो जाएगी। समझ गए आप? ऊपर का हाउस कौन सा, बड़ा हाउस कौन सा, लोकसभा। तो जैसे वहां पे राज्यसभा था, अपन ने पहले में देखा था, तो राज्यसभा की चली गई थी। यहाँ पे विधानसभा लोकसभा में लोकसभा बड़ा है, तो लोकसभा की सीट ऑटोमेटिकली चली जाएगी, आप विधानसभा के मेंबर रह जाओगे सिर्फ। इसके बाद तीसरा सिनेरियो क्या है कि आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, आप प्रेसिडेंट बन गए या वाइस प्रेसिडेंट बन गए, तो तब क्या होगा, ऑटोमेटिकली आपकी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीट है किसी भी हाउस में हो, ऑटोमेटिकली चली जाएगी। अगर आप प्रेसिडेंट बनते हो, वाइस प्रेसिडेंट बनते हो, या अगर आपको गवर्नर अपॉइंट किया जाता है, गवर्नर अपॉइंट करेंगे तब भी क्या है, आपकी मेंबरशिप ऑटोमेटिकली चली जाएगी। इसके बाद क्या होता है, अगर इलेक्शन के बाद क्या होता है, अपन पेटिशन लेकर अगर लोकसभा की इलेक्शन है तो क्या जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं या फिर सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अब अगर कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया कि आपका जो इलेक्शन है वो मॉडिफाइड था और आपने अगर उसकी मेंबरशिप को नल और वॉइड डिक्लेयर कर दिया इलेक्शन कमीशन के साथ डिस्कस करके, तो आपकी अगर कोर्ट डिक्लेयर करता है तो आपकी मेंबरशिप चली जाएगी। आप इलेक्शन माल प्रैक्टिस मिली या फिर कोई फ्रॉडरी मिली, कोई भी केस हो सकता है, आपने जो अपना एफिडेविट दिया था वो गलत दिया था, उसके बेसिस पे कोर्ट अगर डिक्लेयर कर देता है इलेक्शन ऑफ तो मेंबर को नल एंड वॉइड, तो भी आपकी मेंबरशिप चली जाएगी। या आप कंजिक्यूटिव 60 दिन तक बिना इन्फॉर्म किए अगर 60 दिन तक एब्सेंट रहते हो, अगर आप इन्फॉर्म करते हो और आपको अगर छुट्टी, जैसे जॉब की तरह ही अपनी, अगर जॉब में आपकी छुट्टी सैंक्शन हो जाती है तो आपको अलाउ है, वरना अगर कंजिक्यूटिव 60 दिन आप बिना इन्फॉर्म किए, इसमें आप इन्फॉर्म करके रह सकते हो, भाई कोई बीमार है आ नहीं सकता, मेंबर है, कैंसर हो गई या कुछ और दिक्कत होगी जिसकी वजह से नहीं आ सकता या कोई जेन्युइन कारण है, तो आपको छुट्टी अलाउ है। लेकिन अगर आप एब्सेंट रहे बिना इन्फॉर्म के, बिना कोई कारण के, तो आपकी मेंबरशिप सीधी चली जाएगी। ये इसलिए है, वरना तो सभी लोग एब्सेंट रहेंगे, कोरम ही नहीं बनेगा तो सिटिंग ही नहीं होंगी, तो दोनों हाउस चलेंगे ही नहीं। तो ये इसलिए है कि जिससे कि लोग आए। या फिर क्या हो सकता है, सीधा सा है, वैकेशन कैसे होगा, भाई आप रिजाइन कर दो ना, स्पीकर को या चेयरमैन को लिख के रिजाइन कर दिया किसी ने, तो अगर कोई रिजाइन कर रहा है तो ऑटोमेटिकली है कि आप रोक ही नहीं सकते, जिसने अगर रिजाइन कर दिया तो उसकी सीट चली गई। तो ये हैं अलग अलग सिनेरियो, एक बार और देख लेना इनको। ये सिनेरियो के एग्जाम में सीधे आ जाएंगे, स्टेटमेंट बन के आते हैं, तो इनको एक बार अच्छे से देख लेना गौर करके। अब उसके बाद क्या है, पहले तो था नॉर्मल वैकेशन, दूसरे में क्या है, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप, कि भाई मेंबर हो, आप मेंबर हो, लेकिन उसके बाद आपको वैकेशन में तो क्या था कि आपकी कुछ कंडीशंस थी, डिस्क्वालिफिकेशन में क्या है कि आप तो नहीं चाह रहे, आपने कुछ ऐसा काम नहीं किया, लेकिन आपके कुछ रूल्स है उनकी वजह से आपकी मेंबरशिप से डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। किस किस कंडीशन में किया जा सकता है, ये हम एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले तो हमने देखा था चाहे पार्लियामेंट में, चाहे आप राज्यसभा के हो चाहे लोकसभा के हो, पहली कंडीशन क्या थी, वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना ही होना चाहिए, पहली कंडीशन थी ना, फिर एज लिमिट वगैरह थी। तो अगर कोई सिटीजन ऑफ इंडिया ही नहीं है, वही फ्रॉड निकला है, या फिर किसी ने दूसरे देश की सिटीजनशिप ले ली तो उसको ऑटोमेटिकली इंडिया की सिटीजनशिप चली जाती है। तो अगर सिटीजनशिप चली गई तो फिर क्या है, आप ऑटोमेटिकली डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। या आपने कह दिया कि आप दूसरे देश को सॉवरेनिटी स्वीकार कर ली, मतलब उसकी मेंबरशिप ले ली, सिटीजनशिप ले ली, तो आप इंडिया के सिटीजन, ऑटोमेटिकली इंडिया के सिटीजन नहीं रहे, तो ऑटोमेटिकली अगर इंडिया के सिटीजन नहीं रहे तो आपकी जो पहली बेसिक रिक्वायरमेंट थी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने की, वो पूरी नहीं हो रही, तो आपका ऑटोमेटिक डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगा। दूसरी फिर क्या है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। आप ये मत जाना, आप ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के डेफिनेशन में मत जाना, क्योंकि अपने एग्जाम में पूछेगा नहीं, और कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्लियरली डिफाइन नहीं है। आपको बस ये ध्यान रखना है कि अगर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करता है यूनियन गवर्नमेंट के अंदर या स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, चाहे यूनियन गवर्नमेंट के अंदर हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है, इसकी कॉन्स्टिट्यूशन को एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है, बस अपने को क्या ध्यान रखना है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वर्ड ध्यान रखना है। इसके पूरी डिटेल में जाएंगे तो होता है ऑफिस होना चाहिए, प्रॉफिट होना चाहिए, या फिर प्रॉफिट का इंट्यूशन होना चाहिए, काफी कॉम्प्लेक्स है जो अपने एग्जाम में आ नहीं रही है, तो हम उसको ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। या फिर क्या है, ए पर्सन इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट बाय कोर्ट, मतलब दिवालिया घोषित कर दिया गया कोर्ट की तरफ से। दिवालिया मतलब वो किसी का भाई पैसे ले रखे हैं और वो दे नहीं पाया,
ये कंडीशन क्यों है? ये इसलिए है कि आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो तो आप पे लोग ट्रस्ट करके पैसा भी दे सकते हैं। अगर आप पैसे का ध्यान नहीं रख पाए, इंसॉल्वेंट हो, तो ज्यादा संभावना होती है इसके साथ साथ आपको करप्ट करने की, या ये सब चीज है, या आपने ट्रस्ट भी ब्रीच कर दिया अगर आप इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो रहे हो। तो अगर आप ये इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गए एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहते हुए, तो आपकी जो सीट है वो ऑटोमेटिकली आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। या फिर कोर्ट डिक्लेयर कर देता है किसी को मेंटली वो कैपेबल नहीं है ये सीट होल्ड करने के लिए, इन्फर्मिटी ऑफ माइंड, अगर कोर्ट डिक्लेयर कर देता है, भाई आप ये देखेगा ना कोर्ट भी कि अगर कोई इस हिसाब से कैपेबल है ही नहीं कि वो जो पोस्ट जो वो होल्ड कर रहा है उसको रख सके, या उसके जो फंक्शंस है उनको भाई इंडिपेंडेंटली और पूरे दिमाग के साथ वहन कर सके, तो फिर उसका मेंबर रहने का क्या मतलब? वो लोगों को कैसे रिप्रेजेंट करेगा अपने लोगों को पार्लियामेंट में जाके? तो अगर कोई डिक्लेयर हो जाता है मेंटली चैलेंज्ड, तो उसके लिए फिर उसकी ऑटोमेटिकली चली जाएगी, डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। इसके बाद अपन ने क्या पढ़ा था? 10th शेड्यूल पढ़ा था अपन ने, तब पढ़ा था ना 10 नंबरी, वो क्या है? डिस्क्वालीफाई। किस बेसिस पे? डिफेक्शन के बेसिस पे, कि भाई कैसे कैसे डिफेक्शन है, ये हमने 10th शेड्यूल में भी पढ़ा था कि कोई क्या कर ले, इंडिपेंडेंट है वो पार्टी ज्वाइन कर ले, या फिर कोई पार्टी अपनी पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में चला जाए, या फिर जो नॉमिनेटेड हैं वो 6 महीने के बाद कोई पार्टी ज्वाइन कर लें। तो अलग अलग कंडीशंस थी जो हमने जब 10th शेड्यूल था तब पढ़ा था। तो यहाँ पे इतना ध्यान रखना कि अगर आप डिफेक्शन की वजह से आपको डिस्क्वालीफाई किया जाता है, ये हमने पढ़ा था 10th शेड्यूल के अंदर डिटेल में, तो आप अगर डिफेक्शन की वजह से वो प्रूव कर दिया गया आप हाँ कि एंटी डिफेक्शन आप पे लग गया, तो फिर आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। ये हमने 10th शेड्यूल में पढ़ा था, तो वापस डिटेल में पढ़ने का कोई मतलब है नहीं अभी। इसके बाद क्या है? आर्टिकल 103, डिसीजन ऑन क्वेश्चन एज टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स। तो इसमें यह है कि भाई जो डिस्क्वालिफिकेशन है मेंबर्स का, उस पर डिसाइड कौन करेगा कि मेंबर्स हैं डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं। तो इसकी जो अथॉरिटी है डिस्क्वालिफिकेशन, हमने जो पूरी ऊपर इसमें 102 में पढ़ी थी कैसे 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 किस कंडीशन पे डिस्क्वालिफिकेशन होगा। 102 तो वो बता रहा था, 103 ये बता रहा था कि हाँ भाई वो कंडीशन फुलफिल हो गई 102 वाली, तो उनको डिस्क्वालीफाई करने का अधिकार किसके पास है? तो ये डिस्क्वालिफिकेशन के अधिकार है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा क्वेश्चन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन पे, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उनके बारे में किसकी रिकमेंडेशन पे डिसाइड करेगा? वो इलेक्शन कमीशन की पे। इसमें क्या कंडीशन है? अब ये नहीं है कि इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हाँ भाई ये डिस्क्वालिफिकेशन की कंडीशन है, ये फुलफिल करता है, प्रेसिडेंट कहे कि नहीं 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 मैं नहीं करूंगा डिस्क्वालीफाई, नहीं, अगर वो कंडीशंस फुलफिल करता है तो ये बाउंडिंग है। रिकमेंडेशन जो देगा इलेक्शन कमीशन, ये बाउंडिंग है प्रेसिडेंट पे कि अगर वो फुलफिल कर रहा है तो उनको उसको डिस्क्वालीफाई करना ही पड़ेगा, और प्रेसिडेंट का डिसीजन फाइनल है इस केस में। डिसीजन फाइनल का मतलब क्या है कि ये ऐसे नहीं है कि कोर्ट में जाके उसको वापिस से चेंज करवा के लाए। प्रेसिडेंट का डिसीजन फाइनल, इससे ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं प्रेसिडेंट से ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में डिसाइड करने के लिए। अब क्या है 104 में क्या है? पेनल्टी फॉर सिटिंग एंड वोटिंग बिफोर मेकिंग एन ओथ और अफर्मेशन अंडर आर्टिकल 99 और व्हेन नॉट क्वालिफाइड और व्हेन डिस्क्वालिफाइड। ये है कि इसमें पेनल्टी की बात करता है, भाई आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, या तो आपने ओथ नहीं ली, या आप क्वालिफाइड नहीं थे और फिर भी आप आके बैठ गए और आपने वोट कर, या आप डिस्क्वालीफाई हो चुके थे, उसके बाद भी अगर कोई हाउस की सिटिंग थी उसमें आपने बैठ के वोटिंग कर दी, तो उस पर पेनल्टी का प्रावधान है। सबसे पहले तो क्या है? आर्टिकल 99 हमने ऊपर क्या पढ़ा था, इसमें ओथ रेफर्मेशन मेंशन्ड है जो शेड्यूल 2 के अंदर है, वो तो उसमें बताया कैसे ली जाएगी। आर्टिकल 99 में डिसीजन है। कौन दिलवाता है ये? जनरल रिपोर्टर स्पीकर, या फिर स्पीकर दिलवाता है, तो प्रेसिडेंट के नुमाइंदा होता है वो, तो स्पीकर दिलवाता है। अगर उसमें आपने ओथ नहीं ली थी, आपने वोटिंग की, तो भी आप पे पेनल्टी लगेगी। या आप क्वालिफाइड नहीं थे कि आप मेंबर नहीं थे, या फिर कैसे भी करके आपका क्वालिफिकेशन चैलेंज हो गया था और वो प्रूव हो गया था, या फिर आप डिस्क्वालीफाई हो गए, जो अपन ने आर्टिकल 102 के अंदर कंडीशंस पढ़ी थी और 103 में प्रेसिडेंट ने उसको मान लिया, या आप प्रोहिबिटेड हो, भाई किसी लोग के द्वारा आपने कुछ ऐसी चीज कर दी जिसकी वजह से आप पे प्रोहिबिशन लगा हुआ है कि आप अभी नहीं कर सकते, और अगर आपने वोट किया तो आप पे क्या लगेगी? पेनल्टी लगेगी 500 पर डे के हिसाब से, 500 रुपये प्रतिदिन। अब ये उस टाइम थी, पेनल्टी पे क्या है कि इतना फोकस नहीं, बस ये है कि पेनल्टी लगेगी, इस पे फोकस करो आप। 500 रुपये पर दिन ध्यान कर लेना, आपके हिसाब से बहुत कम है, हाँ है कम, लेकिन ये नॉमिनल है, ये सिर्फ दिखाने के लिए है कि हाँ पेनल्टी है। अब 105 में क्या है? पावर्स प्रिविलेजेस ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, एमपी एंड कमेटीज। ये है कि मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। सबसे पहले तो अपन ने ली कहां से थी? ये
जो अपने प्रिविलेज वगैरह ये कहाँ से लिए थे हमने, तो हमने पूरा पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया है कहाँ से, उसकी पावर्स वगैरह वो हमने कहाँ से लिए, ब्रिटेन से। तो ये भी हमने सारी जो ड्राइव की हैं ये हमने ब्रिटेन के जो पार्लियामेंट में जो थी उन्हीं से ड्राइव की हैं। अब ये पावर प्रिविलेज क्या है, आपने देखा होगा कि बहुत बार की जैसे राहुल गांधी वो कोशिश करते हैं कि भाई जो अपोजिशन के एमएलए वही कोशिश करेंगे ज्यादा बोलने की, कि वो कुछ मोदी जी पे कुछ बोलना चाह रहे हैं, या कई बार वो अडानी अंबानी पे भी बोलना चाह रहे हैं, कुछ भी बोलना चाह रहे हैं, तो संसद के अंदर कहते हैं ना मेरे को संसद के अंदर बोलने नहीं दी जा रहा। तो आप सोचते हो कि संसद के अंदर ही बोलने की कोशिश क्यों करते हैं, क्योंकि वहां पे उनको क्या होती है, लीगल इम्यूनिटी होती है। जो चीज संसद में बोलोगे वो फ्रीडम ऑफ स्पीच में उनके आती है, उनको बाहर कोर्ट ऑफ लॉ में, बाहर कोर्ट ऑफ लॉ में कोई डिस्कस नहीं कर सकता। कोई ये नहीं है कि भाई जाके और डिफेमेशन का केस फाइल कर दे, या कोर्ट में कोई केस फाइल कर दे किसी ने यहाँ पे झूठ बोला था या कुछ भी कहा था, जो भी संसद में कहा है उस पर कुछ भी नहीं हो सकता। सिर्फ एक मोशन आ सकता है, क्या, ब्रीच ऑफ प्रिविलेज। ये कौन लाएगा, ये पार्लियामेंट ही लाएगी, तो वही एक्शन ले सकते सिर्फ पार्लियामेंट, बाहर कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता। तो इसी इम्यूनिटी की वजह से हर टाइम जो अलग अलग लीडर्स हैं वो भी बोलते हैं, पार्लियामेंट इसलिए तो ज्यादा डिस्कस होता है कि पार्लियामेंट में ज्यादा से ज्यादा बोलने दिए जाए, उसकी हाउस जो है वो जो उसकी सिटिंग्स है वो कैंसिल ना हो, ज्यादा से ज्यादा आवर्स हो पार्लियामेंट के। ये इसलिए होता है क्योंकि काफी प्रिविलेजेस हैं जिसकी वजह से वो खुल के अपनी बात कह सकता है हर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बिना किसी डर के। तो ये कौन सा आर्टिकल 105 बहुत ज्यादा नेसेसरी है फंक्शनिंग डेमोक्रेसी के लिए। सिर्फ फंक्शनिंग डेमोक्रेसी जब ही होगी जब आर्टिकल 105 का यूज अच्छे से किया जा सकेगा, क्योंकि उसमें आप अनलिमिटेड तरीके से क्रिटिसाइज कर सकते हो किसी को भी, किसी गवर्नमेंट को। हाँ, इसमें कंडीशन ये है कि जनरली आपने देखा होगा स्पीकर क्या रोकता है, जो बाहर है, जो मेंबर्स नहीं है हाउस के, उनके बारे में ना बोला जाए, क्योंकि वो आके डिफेंड नहीं कर सकते और बाहर केस फाइल नहीं हो सकता। तो स्पीकर हमेशा मना करेगा जो मेंबर नहीं है उनके बारे में नहीं बोलने को। पर ये काफी इंपॉर्टेंट प्रिविलेजेस हैं। उसके बाद है आर्टिकल 106 में क्या है, सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ एमपी। ये बार बार पार्लियामेंट क्या करती रहती है, ये पावर किसके पास है इसको अमेंड करने की, तो ये पावर है पार्लियामेंट के पास ही। आर्टिकल पार्लियामेंट क्या करती है, अलग अलग टाइम एक्ट लाती है और खुद की सैलरी और अलाउंस जो आर्टिकल 106 के अंदर डिसाइड होती है, चेंज करती रहती है। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों, आगे का पोर्शन हम करेंगे अगले लेक्चर में।